ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, परमाणु संरचना। ओके, इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आज हम बिल्कुल नई चीज़ सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वांटम संख्या। ठीक है, कभी ना कभी लाइफ में नाम सुना होगा क्वांटम नंबर। ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लगभग एक क्वेश्चन तो इसी से आता है। ठीक है, क्वांटम नंबर, बात समझ में है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। क्लियर? ओके, क्या सिखाने जा रहा हूँ मैं? क्वांटम संख्या। पहले बताओ, नाम तो सुना आपने लाइफ में, बस इतना बहुत है, बाकी मैं सब सिखा दूंगा। क्लियर? सबसे पहले क्वांटम संख्या क्या होती है तो मैं आपको व्यवहारिक जीवन से बताता हूँ। सपोज दैट मुझे किसी के घर जाना है, बोलो किसी के क्या जाना है? घर जाना है। तो मुझे क्या पता होना चाहिए यार, वो किस स्टेट में रहता है, किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, किस तहसील में रहता है, किस गांव में रहता है, और मर का मकान नंबर, मोहल्ला क्या है, तो मैं उसके घर पहुंच जाऊंगा। ठीक वैसे ही बोलो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी जिन संख्या से पता चलती है उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। अगर मुझे किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाना है तो मैं देखूं मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, पहला क्या पता होना चाहिए? कक्षा में। क्लियर? पता चला, मुझे पता चल गया दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी किसी कक्षा में। क्लियर? फिर मुझे क्या पता होना चाहिए कि वो किस उपकोष में है। क्लियर? एस में है, पी में है, कि डी में है, एफ में है। पता चला, मुझे ये भी पता चल गया कि वो पी में है या डी में है। क्लियर? फिर मुझे क्या पता होना चाहिए? वो उस उपकोष के किस कक्षक में है, पी एक्स में है, पी वाई में है, पी जेड में है। क्लियर? या डी के 5 उपकोष, 5 कक्षक होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि पहले मुझे कक्षा पता होनी चाहिए, फिर मुझे उपकोष पता होना चाहिए, फिर मुझे कक्षक पता होना चाहिए, और कक्षक के बाद मुझे पता होना चाहिए कि उस कक्षक के अंदर वो कैसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसका मतलब हुआ किसी भी एटम के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए कुल 4 क्वांटम संख्याओं की जरूरत है, 4 इंफॉर्मेशन की जरूरत है। इसीलिए क्वांटम संख्याओं के प्रकार 4 ही होते हैं। क्यों 3 या 5 नहीं होते, समझ में आया? क्योंकि 4 इंफॉर्मेशन अगर मुझे मिल जाए तो मैं उस इलेक्ट्रॉन का पूरा बायोडाटा पता कर सकता हूं। क्लियर? तो पहले तो क्वांटम संख्या क्या हुई, तो मैं कहूंगा कि बोलो वह संख्याएं जिससे किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है उसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। क्लियर? मैं क्या बता रहा हूं? वह संख्याएं जिसके द्वारा किसी, बोलो एटम, ठीक है, एटम मतलब क्या? परमाणु। ठीक है, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की सभी जानकारी, सभी बोलो जानकारी, ऑल इंफॉर्मेशन, सभी जानकारी बोलो आपसे मेरे को प्राप्त होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? बोलो क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, फिर क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है? अभी मैंने क्या बताया कि भाई मुझे 4 चीजें पता होनी चाहिए तो 4 ही क्वांटम संख्या होगी। तो यहां पर मैं लिखूं क्वांटम संख्या। ठीक है, बोलो के प्रकार। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर देखें तो मैंने कहा टाइप्स, ठीक है, ऑफ क्वांटम, बोलो क्वांटम नंबर। क्लियर? तो मैंने कहा कितने प्रकार होते हैं, बोलो आप कहोगे 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप? बोलो 4 टाइप। देखो उनके नाम एक बार ध्यान देना। ओके, मैंने कहा नंबर 1 पहली क्वांटम संख्या कौन सी होती है, तो मैंने लिखा यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? प्रिंसिपल। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा बोलो प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल बोलो क्वांटम नंबर। ठीक है, ऐसे लिखूंगा, समझ में आया? दूसरी कौन सी होती है? द्विघंसी। ठीक है, क्वांटम संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? एज़िमुथल। क्या कहते हैं? एज़िमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर? इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं।
तीसरी कौन सी होती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। और चौथी कौन सी होती है? चक्रण क्वांटम संख्या। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। और इन्हीं चारों को हमें अच्छे से डिटेल से पढ़ना है कि इनसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या याद होना चाहिए और कैसे कैसे क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं। क्लियर? इतना नोट करो। बात समझ में आई मेरी? बोलो आपको ठीक है? क्या नोट बोलो? ठीक है। पहला हेडिंग डालोगे मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। अब आप थोड़ा इधर ध्यान दोगे। मतलब सबसे पहले हमें इसके बारे में हर वो चीज़ पता होनी चाहिए जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। क्लियर? और मेरा पैटर्न एकदम सेम रहेगा। जैसे मैं पहली क्वांटम संख्या सिखाऊंगा वैसे ही सब में वही पैटर्न रहेगा। मतलब क्या? सबसे पहले सबके लिए पहला पॉइंट होगा खोज करता। क्लियर? मैं आपसे कहूं मुख्य क्वांटम संख्या किसने खोजी है, तो मैंने कहा बोलो सबका प्यारा कौन? बोलो बोहर ने खोजी है। किसने खोजा है? बोलो बोहर। क्लियर? इसका मतलब हर क्वांटम संख्या का पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? बोलो खोज करता होगा। क्लियर? अच्छा, दूसरा हमारा हमेशा होगा एन का मान। ठीक है। बोलो आपसे मेरे को मान क्या होगा? वैल्यू ऑफ एन। पहला क्या है? डिस्कवर्ड बाय। दूसरा वैल्यू ऑफ एन। अब मैं क्या बता रहा हूं यहां पर? मैंने कहा प्रायोगिक रूप से देखें। ठीक है। तो मैंने कहा यार एन तो कक्षा को बताता है, तो 1 to 7 अभी तक खोजे गए। बोलो तत्वों के तक है, तो साथ ही बोलो आपके क्या है? कक्षा है। बोलो साथ ही आपके क्या है? बोलो आवर्त है। बोलो बात समझ में आए? तो मैंने कहा अभी तक। ठीक है। अभी तक बोलो खोजे गए, मैंने कहा तत्वों के
अनुसार। क्लियर। लेकिन मुझे कोई कहे बोलो सैद्धांतिक रूप से, एक है बोलो प्रैक्टिकली, एक है थ्योरेटिकली, तो मैंने कहा यार सैद्धांतिक रूप से कक्षा की संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलो कितनी भी हो सकती है, इसका मतलब यहाँ पर 1 टू इन्फिनाइट। मेरी बात समझ में आए? मतलब कोई मुझे एग्जाम में पूछे कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान प्रायोगिक रूप से कितना होता है, तब तो मैं 1 से 7 ही बताऊंगा। बट मुझे सैद्धांतिक रूप से पूछे तो थ्योरेटिकली तो 1 से लगाकर संख्या है, संख्या तो कोई अंत ही नहीं है, बोलो कितने भी हो सकती है। बोलो बात समझ में? अच्छा, तीसरा पॉइंट क्लियर। n का जो एक एक मान है वो मुझे क्या बताता है, तो n का प्रत्येक मान एक कक्षा को बताता है। क्लियर। तो मैंने कहा n का प्रत्येक मान, एवरी वैल्यू ऑफ n का प्रत्येक मान एक कक्षा। ठीक है। अच्छा, कक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्बिट। मैंने कहा था कक्षा का ही दूसरा नाम क्या होता है? कोष होता है। ठीक है। मैंने कहा था कक्षा का ही दूसरा नाम क्या होता है? ऊर्जा स्तर। ठीक है। एनर्जी लेवल, बोलो एनर्जी लेवल। ठीक है, को बताता है। मेरी बात समझ में आए? पहले बताओ 3 पॉइंट समझ में आए? बोलो पहले ये 3 नोट करो। क्लियर। एवरी वैल्यू ऑफ n रिप्रेजेंट टू 1 ऑर्बिट। क्लियर। n का प्रत्येक मान। ठीक है, एवरी वैल्यू ऑफ, ठीक है, n। बात समझ में आई मेरी आपको? ओके। पॉइंट नंबर 4। पहले 3 पॉइंट समझ में आए? बोलो आपको। ठीक है, सारी क्वांटम संख्याओं को हम ऐसे स्टडी करेंगे। क्लियर। लेकिन इसका जो पॉइंट नंबर 4 है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर। अभी पॉइंट नंबर 4 बता के बताऊंगा। बोलो सेकंड ग्रेड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4-5 बार वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। तो पहले पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, नोट हो गई ये तीनों? ओके। पॉइंट नंबर 4 क्या बता रहा हूं, इधर देखो। n के किसी मान के लिए। क्लियर। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मान के लिए, अगर मुझे क्या निकालना हो, उपकोष की संख्या। ठीक है, अगर मुझे क्या निकालना हो, नंबर ऑफ सबसेल। उपकोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबसेल। तो क्या करूंगा, बोलो n के इक्वल ही होगा। क्लियर। अगर मुझे निकालना हो कक्षकों की संख्या, अभी क्वेश्चन करके बताऊंगा। कक्षकों की संख्या इंग्लिश में बोलूं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, कक्षक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्लियर। तो मैंने कहा क्या करना है, जो n दे उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्लियर। और मैंने कहा बोलो कुल इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो आपको पता है एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या तो जितने कक्षक होंगे उसका दुगुना ही होगा। क्लियर। अब मैंने ये इतनी सी थ्योरी बताई, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर, ध्यान से समझना। एक बार पूछा n बराबर 4 के लिए, 4 के लिए कक्षकों की संख्या, ठीक है, होती है। बात समझना। ये ऑप्शन आपके पास 4, एक 16, एक आपसे मेरे को 25 और एक 20, ये है आपका सेकंड ग्रेड। बोलो आपसे मेरे को 2012 का क्वेश्चन है, एक सेकंड में कर सकते हो। बोलो क्या करोगे। कक्षक पूछे, कक्षक में क्या करते हैं, जो n दे उसका क्या करना, स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। बोलो टिक कर दिया। क्लियर। फिर क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 2, एक बार पूछा n बराबर 5 के लिए कक्षकों की संख्या। ठीक है, ये पूछा सेकंड ग्रेड। बोलो आपसे मेरे को 2015। क्लियर, संख्या होती है। ऑप्शन में क्या दिया, एक दिया 5, एक दिया 20, एक दिया 25, एक दिया 16। क्या होगा बोलो, 25। वेरी सिंपल। एक बार पूछा कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो एन की सहायता से बोलो उपकोष, ठीक है, उपकोष, बोलो उपकोष होता है। ठीक है, होता है। बोलो एन के किसी मान, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मान से उपकोष होता है। एक ऑप्शन n स्क्वायर, एक ऑप्शन 2n, एक ऑप्शन n, एक 2n स्क्वायर। बताओ क्या होगा बोलो, n। बोलो बात समझ में, समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर। तो इसका मतलब हुआ यहां से कैसे क्वेश्चन आ सकते, समझ गए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, n बराबर 3 के लिए बोलो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, बोलो होती है। ये पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं, बोलो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन मैंने दिए, एक 3, एक 9, एक 18 और एक आपको दिया सपोजेड 12। बताओ क्या होगा, 18। आई होप मैं ये क्या बताना चाह रहा था समझ में आ गया होगा। क्लियर। इसका मतलब मुख्य क्वांटम संख्या में बोलो ज्यादातर क्वेश्चन इसी पॉइंट से आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर। अगर आपको डायरेक्ट पूछ ले n के किसी मान के लिए कक्षक का क्या होगा, तो n स्क्वायर, और n का मान दे दे तो स्क्वायर करके टिक कर देना। बोलो बात समझ में है, नोट करोगे। ये वाला एक बार फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री में आया क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला ओके।
आई बात समझ में मेरी, बोलो ठीक है। मतलब आपको एन का कोई मान दे, सेकंडों में आप कर सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर? मुख्य क्वांटम संख्या में क्या पता रखना है, पता समझ में आया बोलो आपको? ठीक है। ये मैंने 4 सैंपल कराए, यहाँ पर 4 दूँ अलग आंसर होगा। मतलब आप समझ गए ना? मैंने आपको कहा कि ये याद रखने से ऐसे 50 क्वेश्चन करे तो अपन कर सकते हैं। क्लियर? बस देखना क्या है कि अगर उपकोष पूछा है तो जो एन दे वही टिक करना है, कक्षक पूछा है तो एन स्क्वायर करना है, इलेक्ट्रॉन पूछा है तो 2n स्क्वायर करना है। क्लियर? अब आपसे मैं कह रहा हूँ, इतना बताने के बाद भी सपोज दैट कोई ऐसा कर दे गलती, सपोज दैट मैंने दिया यहाँ पर बोलो ये। क्लियर? और ऐसे क्वेश्चन में कोई कहे सर मुझे याद तो था लेकिन मुझे पता था इसका ये स्क्वायर करना, बट जल्दबाजी में सर मैं 4 दूनी 8 करके आ गया, बताओ फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में? मतलब 4 का स्क्वायर करना तो स्क्वायर ही करना है। ये कैसी गणित होती है? ऐसी तो मैंने नहीं सीखी कभी कि 4 का स्क्वायर करना तो 8 कर देंगे। बोलो बात समझ में? तो ऐसी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। बोलो मैं क्या बताना चाह रहा था, मेरी बात समझ में आए? नंबर 2 द्विघांसी क्वांटम संख्या पहली समझ में आई बोलो आपको? ओके, पैटर्न समझ में आ गया? इसी पैटर्न से स्टडी करेंगे। ओके, मैंने लिखा द्विघांसी, ठीक है, क्वांटम संख्या, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अज़ीमुथल, ठीक है। क्वांटम, बोलो क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम नंबर। क्लियर? और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। अगेन थोड़ी समझना इसकी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? नंबर 1, ठीक है, नंबर 1। अच्छा, हमने अभी मुख्य क्वांटम संख्या की 4 बातें जानी थी, लेकिन हमें 5वीं बात एक और पता होनी चाहिए। एन किसको बताता है? कक्षा की संख्या को। क्या कभी कक्षा 0 हो सकती है क्या? नहीं। क्या कक्षा कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं। इसका मतलब ही हुआ, इसका मतलब ही हुआ, इसमें 5th पॉइंट एक और लिख सकते हैं, एन का मान बोलो 0 तथा नेगेटिव कभी नहीं होता है। नेवर वैल्यू ऑफ एन बोलो 0 एज वेल एज नेगेटिव। एन का कभी भी मान क्या नहीं हो सकता है? बोलो ना तो 0 हो सकता है ना ही नेगेटिव हो सकता है। बोलो बात समझ में है? मेरी बात समझ में आई बोलो? क्योंकि एन का मान तो कक्षा बताता है, कक्षा 1 2 3। अच्छा, डेढ़ कक्षा कुछ होता है क्या? नहीं। इसका मतलब हुआ एन का तो मान हमेशा आपको पूर्णांक में ही मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही मिलेगा। बोलो बात समझ में? ना कभी 0 मिलेगा, कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा, और कभी 3.5 कक्षा 2.5 कक्षा ऐसा भी नहीं मिलेगा। बोलो बात समझ में? अच्छा, आ जाते हैं अपन वापस किसमें? बोलो इसमें, अच्छे से समझना। अब हमारा फिक्स हो चुका है, बोलो पहला पॉइंट क्या होगा? बोलो खोज करता। क्लियर? मैं एक बार पैटर्न रखता हूँ, मैं सब में वही रखता हूँ। इससे क्या होता है? आपका रिवीजन बहुत इजी हो जाता है। बोलो बात समझो ना? क्योंकि आपको कभी भी चारों क्वांटम संख्याएं रिवाइज करनी होगी, आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा कि यार मुझे पहला पॉइंट क्या रिवाइज करना है? बोलो खोजकर्ता। इसके खोजकर्ता कौन है? सोमरफेल्ड। कौन है? बोलो सोमरफेल्ड। ओके, मैंने कहा नंबर 2। नंबर 2 क्या बताऊंगा? इधर ध्यान दो, मैं कहूंगा एल का मान, वैल्यू ऑफ एन। क्लियर? एल का मान क्लियर? मैंने कहा 0 से n माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। बोलो जैसे मैंने कहा n और इधर l, n तो बोलो 1 से कम तो हो ही नहीं सकता। बोलो ये 1 होगा तो ये क्या होगा? 0 होगा। ये 2 होगा तो ये क्या होगा? 0 और 1 होगा। ये 3 होगा तो ये 0 1 और 2 होगा। क्या लिखा मैंने? 0 से n माइनस 1। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा, बोलो ये 4 हुआ तो ये 0 1 2 3। समझ में आया? बोलो। अच्छा, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तीसरा पॉइंट मैंने कहा, बोलो तीसरा पॉइंट हम क्या करते हैं कि भाई एल का मान क्या बताता है? क्लियर? तो एल का प्रत्येक मान, ठीक है, प्रत्येक मान एक उपकोष, ठीक है, उपकोष इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब सेल, ठीक है, बोलो को बताता है, ठीक है।
को दर्शाता है, ठीक है, को दर्शाता है। चलो ऐसी बात है तो देखते हैं। जैसे मैंने कहा एल और यहाँ पर उपकोष, बोलो एल की वैल्यू 0 किसके लिए होती है? एस उपकोष के लिए। एल की वैल्यू 1 किसके लिए होती है? पी उपकोष के लिए। एल की वैल्यू 2 किसके लिए होती है? डी उपकोष के लिए। एल की वैल्यू 3 किसके लिए होती है? एफ उपकोष के लिए। बचपन से यही पढ़े, एस पी डी एफ। क्लियर? कोई हमें पूछे इनकी फुल फॉर्म क्या है, पता है आपको फुल फॉर्म इनकी? बोलो यहाँ एस का मतलब, बोलो सुनील थोड़ी है, एस का मतलब क्या होता है? बोलो शार्प। क्या होता है? बोलो यहाँ पर लिख दो, बोलो शार्प। क्लियर? पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज। क्या होता है? डिफ्यूज। और एफ का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल। थोड़ा ऐसे ही बेसिक नॉलेज दिया है। क्लियर? एसपीडीएफ तो बचपन से पढ़ता है। एस की फुल फॉर्म क्या होती है? शार्प होती है। पी की मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज, एफ का मतलब फंडामेंटल। क्लियर? अच्छा, 3 पॉइंट समझ में आए? पहले ये नोट करो। बात समझ में आई मेरी आपको? ओके। अब दिमाग में आता है सर एसपीडीएफ तो हमने बचपन से सुना है, आप थोड़ा भविष्य का भी बताओ कि अब आने वाला भविष्य के अंदर कौन सा उपकोष होगा। क्लियर? क्योंकि अगर ये तो 0 1 2 3, अगर यहाँ 4 हो तो क्या होगा? बोलो बात समझ। अब मेरी बात को समझना, ये तो एसपीडीएफ है ही है। अब भविष्य में जब भी तत्व ज़्यादा खोजे जाएंगे और थोड़ा केमिस्ट्री का विस्तार होगा तो ध्यान रखना आने वाला जो आपका उपकोष होगा वो जी होगा। क्लियर? फिर आपका और होगा तो कौन होगा? एच होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्या बता रहा हूँ? बोलो भविष्य के। ठीक है, मेरी बात समझ में? और जब भविष्य में आएंगे तब पता चलेगा जी का मतलब गुड है, जी का मतलब गर्ल है। अभी तो मैं बता ही नहीं सकता। मैं क्या बता, हाँ ये जरूर बता सकता हूँ कि आने वाले केमिस्ट्री में जो आगे जो नए उपकोष आएंगे वो अंग्रेजी में एफ के बाद जो अक्षर आते हैं वही आएंगे। ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद क्या आता है? जी, उसके बाद क्या आता है? एच। मेरी बात समझ में आए? ओके, तो ये जो मैंने बताया वो समझ में आया? बोलो। अब आपको कि सर ये भविष्य वाले क्यों बता रहे हो? देखो मैं अभी आपको आगे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा जो इन पे आते हैं। बोलो बात समझ में? ओके, मैंने आपको पहले ही कहा अब हमें सेकंड ग्रेड या कोई भी हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमें थोड़ा और डीपली स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि पेपर के लेवल अच्छे आते हैं। क्लियर? तो अभी देखो मैंने आपको ये बताया, इनको मैं यूज करूंगा। 3 पॉइंट समझ में आया? बोलो। 3 पॉइंट में हमने पहला खोजकर्ता देख लिया, दूसरा मान देख लिया, तीसरा मान किसको दर्शाता है वो देख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? नंबर 4th पॉइंट। क्लियर? 4th पॉइंट मैंने कहा एल के किसी, बोलो किसी मान
के लिए, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था मैं एक जैसे स्टडी करा रहा हूं। ओके, मुझे बोलो एल के किसी मान के लिए अगर सपोज छोटा पास बोलो कक्षकों की संख्या, ठीक है, कक्षकों की संख्या निकालनी होगी तो मैं 2l + 1 फॉर्मूले से निकालूंगा। ध्यान से समझना मेरी बात को। और मैंने कक्षकों की संख्या मतलब समझ गए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। अच्छा, मुझे अगर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर निकालनी होगी मैं 2l + 1 से निकालूंगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात को समझना। क्लियर? मैंने कहा चलो इसी को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले अच्छे से समझना फिर नोट करना है। मैंने कहा यहां पर लिख दूं मैं उपकोष, लिख दिया। उपकोष लिखते ही मुझे L का मान पता चल जाएगा और L का मान पता चलते ही मैं कक्षकों की संख्या भी निकाल लूंगा और फिर कुल इलेक्ट्रॉन भी बोलो की संख्या भी पता कर लूंगा। ये पता करूंगा मैं 2l + 1 से और ये पता करूंगा मैं 2l + 1 से, 2l + 1 से। बात समझ में आई मेरी? अच्छा, मैंने कहा चलो चार्ट बनाते हैं। ओके, मैंने कहा सबसे पहला कौन सा बोलो s लिखा मैंने। क्लियर? बताओ s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब यहाँ 0 रखूंगा तो कक्षक कितने आएंगे? 1। इसीलिए s में कक्षक कितना होता है? 1 ही होता है। क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? आप कहोगे 2। बात समझ में? क्योंकि कक्षक के अंदर जितने कक्षक होते हैं उसके डबल क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर 2 करता हूं। अगर मैंने किया यहाँ पर p, बोलो p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1। अभी बताया मैंने आपको। क्लियर? बताया। अच्छा, यहाँ रखो, बोलो 1 रखूंगा तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 1 क्या हो गया? 3। इसका मतलब आज राज की बात पता चली कि बचपन से हम p उपकोष के 3 ही कक्षक क्यों बोलते हैं, px, py, pz। क्योंकि 4 क्यों नहीं होते या 2 क्यों नहीं होते? क्योंकि किसी भी बोलो आपसे मैं कह रहा हूं उपकोष में कितने कक्षक होंगे वो क्वांटम संख्या से पता लगाया जाता है। मैं ये सब क्यों सिखा रहा हूँ? सपोज टीचर बनकर आप स्कूल में चले गए, किसी बच्चे को पढ़ाया, छोटी कक्षा में पढ़ते हैं कि भाई p में 3 कक्षक होते हैं, d में 5 होते हैं। आज के बच्चे बड़े शरारती होते हैं, मैडम सर ये है ना d के 5 कैसे लिखे आपने? तो आप क्या कहोगे? मैंने भी याद किया था, तू भी याद कर ले। ऐसे मानना नहीं होगा। आप बताओ, आपका नॉलेज का मतलब समझ में आया? आपको समझाना आना चाहिए कि केमिस्ट्री कहती है कि किसी भी उपकोष में कक्षक की संख्या क्वांटम संख्या से निर्धारित होती है। बोलो बात समझ में? अच्छा, यहाँ पर 3 होते, यहाँ तो 6 ही कर दूं बोलो, क्योंकि हमेशा एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने कक्षक होंगे उतने डबल हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर करूं डी करते ही कितना हो गया बोलो? 2 करते ही कितना हो गया बोलो? 5। बोलो 5 कैसा आया? समझ में आया बोलो आपको? अच्छा, ये तो 10 कर ही दूं, इसका मतलब ये तो मुझे ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे अगर कक्षक पता चल गए फिर इलेक्ट्रॉन तो डबल ही होंगे, क्योंकि एक कक्षक में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर समझो मेरी बात को। क्लियर? इधर देखना। ओके, मैंने कहा यहाँ पर मैंने लिखा f का मतलब कितना हो गया? 3 तो बताओ 3 2 को मल्टीप्लाई किया 6 और 1 7। आज राज की बात पता चली कि f में कक्षक की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और यहाँ पर कितना कर दूं? 14। अब दिमाग में आता है सर मुझे अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए d में कक्षक कितने होते हैं तो मैं वैसे ही 5 टिक कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो बचपन से ही याद है, मुझे ये क्यों ध्यान रखूं? तो मेरी बात सुनो, एग्जामिनर बहुत होशियार है। वो आपको अगर SPDF के क्यों पूछेगा? वो तो भविष्य में आने वाले G का पूछेगा। बोलो H का पूछेगा, तो बताओ उसको निकालने के लिए तो आपको तरीका आना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ में? अच्छा, आपको बताए G का ये कितना होगा? 4। तो बताओ अब 4 का कितना होगा? 9। मेरी बात समझ में आए बोलो? और यहाँ पर कितना होगा? 18।
धारा। बोलो बात समझ में आए? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? ओके, क्योंकि ये चार कैसे आए वो सीखोगे तो ही आगे के कर पाओगे। क्लियर? यहाँ पर मैंने लिखा, बोलो H लिखा, तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा 5, तो यहाँ पर कितना आएगा 11। देखो हम भविष्यवाणी कैसे कर रहे हैं, समझ में आए? बोलो साइंस से कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आए? बोलो। और यहाँ पर कितना कर दूं? बोलो 22। आई थिंक मैं क्या सिखाना चाह रहा था, मेरी बात समझ में आई? आपको एक काल्पनिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केमिस्ट्री के अंदर बताइए, बोलो आपको जी उपकोष के कक्षकों की संख्या कितनी होगी। तो अब आप कहोगे सर बचपन में तो हमने एसपीडीएफ भी पढ़ा, ये जी कहाँ से आ गया? तो अभी मैंने आपको बताया ये भविष्य के हैं। बोलो बात समझ में? और जो भविष्य के हैं एक्चुअली वही अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो बोलो चाहे बच्चा पढ़े नहीं पढ़े सबको याद रहता है कि पी के 3 होते हैं, डी के 5 होते हैं, एफ के 7 होते हैं। ये तो मैंने बताया कैसे आते हैं, और वो इसलिए बताया ताकि उसका यूज करके हम आगे के भी निकाल सके। मेरी बात समझ में आई? बोलो। अच्छा, आपको ये जो मैंने बताया समझ में आया? बोलो, नोट कर लोगे? मेरी बात समझ में आए? बोलो आपको? ठीक है। पॉइंट नंबर 4 समझ में आया? ठीक है। ओके, ठीक है। नंबर 5, नंबर 5 पहले ये नोट हो गया, ये चार्ट समझ में आया? बिल्कुल रटने का नहीं है, जो चीज़ मैं ऊपर बताता हूँ उसी का अप्लाइड मैंने आपको बताया है। ठीक है, आया समझ में? बोलो ओके। और हमें है चीज़ें बहुत सिंपल कि पी में 3, डी में 5, एफ में 7 बचपन से पढ़ता है, लेकिन वो आए कहाँ से वो हमें यहाँ से जाना। क्लियर? ओके, हो गया नोट? नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 क्या बता रहा हूँ, और अच्छी चीज़ है। मैंने कहा बोलो कक्षकीय कोणीय संवेग। ठीक है, कक्षकीय कोणीय संवेग यानी ऑर्बिटल, बोलो एंगुलर, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अगर मुझे निकालना हो, क्लियर, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? L+1 बोलो रूट H/2।
2 पाई। क्लियर? ध्यान से समझना मैंने क्या लिखा। मैंने कहा आपको कोई पूछे कि एल के संदर्भ में कक्ष के कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है, तो एल बोलो L+1 √h/2 पाई। अब मेरी बात को समझना। सबसे पहले तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये जो h/2 पाई होता है इसको hx भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? hx। क्या लिखा जाता है? hx। इसका मतलब हुआ इसी फॉर्मूले को मैं याद करके क्या लिख सकता था, L+1 hx भी लिख सकता था। क्लियर? बात समझ में? ये तो हुई थ्योरी। अब इसको यूज कैसे करेंगे, अगेन मैं क्या बता रहा हूं समझना मेरी बात को। ओके, मैंने कहा यहाँ पर लिखूं उपकोष, लिख दिया उपकोष। अच्छा, यहाँ पर लिखूं एल का मान, लिख दिया मैंने एल का मान। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे कहूँ, मैंने कहा कक्षकीय कोणीय संवेग। ठीक है, ओके, कक्षकीय कोणीय संवेग। बात समझ में आए? चलो करते हैं। मैंने कहा ऑफिशियली तो एस पी और डी एफ इन्हीं का स्टडी करना है, वो तो मैंने आपको फ्यूचर के बताए थे। बोलो बात समझ में आए? अच्छा, एस के लिए एल की वैल्यू क्या है? 0। आज मुझे कोई कहे एस उपकोष का कक्षकीय कोणीय संवेग क्या होगा, तो मैं एस की वैल्यू है 0 और मैंने देखा यार यहाँ 0 रखूं, यहाँ 0 रखूं, बताओ क्या आएगा। अपन ने देखा यार 0 में 1 को जोड़ा, एक को वापस 0 से मल्टीप्लाई किया, 0। बोलो बात समझ में? और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0। बचपन से यही सीखा नहीं सीखा? बोलो क्लियर? अच्छा, दूसरा देखते हैं। इधर देखो, ये है बोलो p। क्लियर? p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1। बात समझ में? जरा रखो यहाँ पर 1 और 1 रखेंगे तो बोलो 1 + 1 क्या हुआ? 2। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और 2 का रूट, बोलो बात समझ में, √2h/2 पाई, या मैं इसको √2hx। बताओ दोनों एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। बात समझ में आए? अच्छा, इसी तरह से मैंने कहा मुझे कोई के डी उपकोष के कक्षीय के कोणीय संवेग का मान क्या होगा, 4 ऑप्शन हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो डी का एल की वैल्यू क्या होती है? 2। बस अब तो आप खुद बताओ, यहाँ पर 2 रखूंगा तो क्या होगा, बोलो 2 और 1 को जोड़ा तो 3, बताओ क्या होगा? पक्का? 100%? बोलो बात समझ, यहाँ 2 रखूंगा 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6h/2 पाई, या मैं क्या कर दूं, बोलो √6hx। एक ही बात है। अच्छा, बोलो f के लिए ये कितना है, बोलो 3, तो 3 और 1 कितना हुआ? 4। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। वेरी गुड, ऐसे लिखूं, समझ गए? 12h/2 पाई, या क्या लिख सकता हूं 12hx। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये एक तरह से जो ऊपर बताया उसके 4 क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए, बोलो मेरी बात समझ में? मैं उसको क्वेश्चन ना करके एग्जाम्पल में बता देता हूँ। बात समझ में आए? बोलो आपको ये क्वांटम संख्या की एजीमुथल का 5वां पॉइंट समझ में आया? बोलो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। ये रूप मिले तो भी चलेगा, ये रूप मिले तो भी चलेगा। हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में क्या बिठा लोगे कि पूरी केमिस्ट्री के अंदर, पूरी केमिस्ट्री के अंदर जहाँ h/2 पाई आता है वहाँ क्या लिख सकते हैं? hx लिख सकते हैं। मैं अलग अलग टॉपिक में इसको यूज करूँगा। मैंने क्या कहा, अगर कोई चीज़ नहीं पता हो कोई बात नहीं, लेकिन जब आपको बता दिए तो हमेशा पता होनी चाहिए। बात समझ में? अब मैं कभी भी आपको बोलूँ h/2 पाई की जगह क्या लिख सकता हूँ? hx लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में? नोट करोगे क्या? हाँ, ये तो रूट के बाहर है ना, देखो सब रूट के बाहर ही किया अपन ने। इधर देखो रूट के अंदर होता तो मैं ऐसा लिखता, हाँ ऐसा लिखता, ठीक है, मैंने ऐसा नहीं लिखा है। बात समझ में आए? बोलो
बात समझ में आए बोलो। ये याद है तो ये तो कभी भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आए बोलो। ओके, पॉइंट नंबर 5 समझ में आया बोलो आपको, ठीक है। और पॉइंट नंबर 6 क्या बताना चाह रहा हूँ कि एल का मान कभी भी एन के बराबर या एन से कम नहीं होता है, क्योंकि एल का मान मैंने क्या बताया था, 0 से n-1। मतलब कभी एल का मान एन के बराबर होगा क्या, कभी नहीं। क्लियर। तो एल का मान मान एन के बराबर, ठीक है, या कम, बोलो कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। बात समझ में आए बोलो। इसी को हम कैसे दर्शा सकते हैं आपको पता है, इधर देखो, ये जरा ध्यान देना, मैंने ये जो किया है, इसको जरा पढ़ो, इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ना। एल का मान एन के बराबर या ज़्यादा नहीं। और समझे नहीं समझे बोलो। एक बार वापस देखो ये जो मैंने बनाया, मेरी बात समझ में आए बोलो। इसको पढ़ो ज़रा। अगर मैं ये करूं तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता है कि एल का मान एन के बराबर या ज़्यादा होता है। क्लियर। अच्छा, मैंने कहा यहाँ पर एल का मान एन के, बोलो, अरे 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 अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, मैंने कहा बराबर या कम, ठीक है, बोलो बोलो। बात समझ में है। मैंने कहा इसको अगर मैं ये लिखता, इसका मतलब क्या होता कि एल का मान या तो एन के, बोलो आपसे मैं कहूँ कम होता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा एल का मान एन के बराबर या बोलो अधिक, ठीक है, बोलो अधिक, अधिक, बोलो आपसे में कभी भी नहीं होता है। बोलो बात समझ में आए, ठीक है, बोलो ये मेरी बात समझ में आए बोलो। एक बार ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बोलो। क्वेश्चन करके बताऊं, क्वेश्चन करके बताऊं, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। इस पॉइंट को नोट करना। पहले मैं एक क्वेश्चन कराता हूं। सपोज दैट एग्जाम में कभी आया, निम्न में से असत्य है, असत्य है, ठीक है, निम्न में से असत्य है, ए बी सी डी। क्लियर। ऑप्शन दिया यहाँ पर एन और एल। क्लियर। ये दिया 2, ये दिया 1। क्लियर। ये दिया 4, ये दिया 2। क्लियर। ये दिया बोलो 3, ये दिया 3। बोलो बात समझ में आए। और ये दिया सपोज दैट आपसे 3, ये दिया 1। अब आप मुझे बताओ असत्य कौन सा हुआ। हमने देखा कि भाई हमें पता चला कि L का मान कभी N के ना तो बराबर हो सकता है ना ही ज़्यादा हो सकता है। क्लियर। तो बताओ ये वाला सही है कि नहीं है, ऐसा पॉसिबल है। और n कभी 2 हो तो L 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अच्छा, n कभी 4 हो तो L 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बोलो n 3 हो तो L 3 कभी नहीं हो सकता। पहले बताओ ये जो मैंने पॉइंट आपको सिखाया वो कैसे काम आएगा, समझ में आया। वैसे क्वेश्चन करने के लिए इस लाइन को पढ़ो। L का मान बोलो n के बराबर या अधिक, बोलो कभी भी नहीं होता है। बोलो ये बीच में यूं किया, इसका मतलब समझे कि नहीं समझे बोलो। और इसका मतलब समझे कि समझे बोलो नहीं। क्लियर। बोलो बात समझ में आए। ओके, मेरी बात समझ में आई बोलो। और हर एक पर बेस कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ अर्थात दिस वन, ठीक है। मेरी बात समझ में आई बोलो। ओके, तो अच्छा ये नोट हो गया, ये नोट हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। ओके,
ये क्वेश्चन क्यों कराया मैंने, समझ में आया बोलो। अच्छा, सपोज दैट ये क्वेश्चन नंबर 2 ये होता, निम्न में से सत्य है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, एन और एल, 2 2 2 3 3, ठीक है, 4 4 3, बताओ। बताओ, इस बार सत्य पूछा, सत्य पूछा, सत्य पूछा। सत्य क्या है कि जो L का मान है या तो n हमेशा n से कम ही होता है। क्लियर? बताओ ये पहला वाला सही हो सकता है क्या? नहीं, काट दिया मैंने। दूसरा वाला कभी पॉसिबल है क्या? नहीं, काट दिया मैंने। तीसरा वाला पॉसिबल है क्या? नहीं, काट दिया मैंने। चौथा वाला पॉसिबल है। पहले बताओ, जो मैंने लाइन बताई उसका यूज समझ में आया बोला आपको? वापस समझो, इधर ध्यान दो। ये 2 क्वेश्चन बताया मैंने, कहा कौन सा फॉल्स है, असत्य है। असत्य में मुझे क्या देखना था, गलत कौन सा है। तो मैंने देखा 2 1 हो सकता है भाई, मेरे मन में होना चाहिए कि L का मान हमेशा n से कम होता है, या मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो L का मान n के बराबर या उससे ज़्यादा कभी नहीं होता है। बस दोनों लैंग्वेज का मतलब तो एक ही हुआ ना, बात समझ में आए। तो जब असत्य पूछा है तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक कर दिया। इस बार क्या उल्टा पूछा, कौन सा सत्य है, तो मैंने कहा 2 2 नहीं हो सकता, बोलो 2 3 नहीं हो सकता, 3 4 नहीं हो सकता, 4 3 हो सकता है। मेरी बात समझ, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो ये जो चीज़ें किताबों में लिखी होती है, इनसे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मेन चीज़ है। मेरी बात समझ में, कि हमने जो थ्योरी हम पढ़ते हैं वो हमारी यूज कैसे आएगी। बोलो भाई, क्यों एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा। बोलो मेरी बात समझ में। मैंने आपको एज्यूमितल बोलो द्विघनसीय क्वांटम संख्या की 6 बातों में उससे रिलेटेड सारी बातें बता दी। कितनी क्वांटम संख्या पढ़ी अपन ने? 2 पढ़ी, और 2 से जितने बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन भी देखे। क्लियर? अच्छा, फिर कल 2 और पढ़ेंगे, और जब चारों पढ़ लेंगे तो कैसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें चारों का यूज होता हो। अभी मैं कैसे बता रहा हूँ, मुख्य पढ़ाया तो मुख्य के क्वेश्चन बताया, द्विघनसीय पढ़ाया तो द्विघनसीय के क्वेश्चन, चुंबकीय पढ़ेंगे तो चुंबकीय क्वेश्चन, स्पिन पढ़ा तो स्पिन के क्वेश्चन, और जब चारों पढ़ लेंगे तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, जिनमें चारों यूज आती हो। बोलो बात समझ में। और जब वो चारों पढ़ के चारों वाले ही कर लेंगे तो क्वांटम संख्या का कोई भी क्वेश्चन हो अपने सारी वैरायटी आ जाएगी। अभी मैंने 2 सिखाए, समझ में आया बोलो? पैटर्न समझ में आया बोलो? कि हमें बोलो 2 क्वांटम संख्याएं पढ़ी है, उनमें क्या याद करना और कैसे यूज करना है। क्लियर? इतना आपको पढ़ के आना है, ठीक है।